गुड मॉर्निंग। डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर डिस्कशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जुलाई और फ्राइडे है। आज मैं पुनः हाजिर हूँ द हिंदू और पीआईबी से लेकर ढेर सारे न्यूज़ को। तो आज तो ढेर सारा नहीं है, आज मैंने सिर्फ दो ही न्यूज़ को कवर करने का प्रयास किया क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं जिसको कवर करना आवश्यक है। उसके अलावा कोई वैसा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ़िलहाल मुझे नहीं लगा। अगर वो ऐसा न्यूज़ कुछ होगा तो मैं उसको अगले जो दिन है उसके वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले पैटर्न के अनुसार हम लोग देख लेते हैं प्लेस इन न्यूज़। तो आपके स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है, किसी कंट्री का शेड किया हुआ, सर्कल किया हुआ। आपको बताना है वो कंट्री कौन सा है, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। अगर नाम जानते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। उसका जो आंसर है हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। अगर हिंट के तौर पे देखें तो रिसेंटली जो यहाँ के पीएम हैं उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म बिल को पास कराया अपने पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा जुडिशियल का जो पावर है, जो कोalition गवर्नमेंट है उसके जो पावर को चेक करते हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया, फिर उसको कर्टेल कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जुडिशरी के पावर को कम करके डेमोक्रेसी को एक तरह से चोट पहुंचाया गया, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया है। तो ये है आपका हिंट इस कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये कंट्री काफ़ी सुर्खियों में रहता है, और जितने भी जो अरबिक कंट्रीज़ हो गई, मुस्लिम कंट्रीज़ हो गया, वो सब कंट्री इस कंट्री से प्रॉब्लम में रहते ही हैं। और ये जो और बाकी आपको बताना ये कंट्री कौन सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, जो कि 2018 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। बोला गया कि हम लोग हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाएंगे, ताकि जो अर्थ में नेचुरल रिसोर्स है उनके कंजर्वेशन को लेकर, उसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर लोगों में जागरूकता फैले। इसलिए इस डे को मनाने की बात किया जा रहा है। इस डे को मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जो अपना धरती का, प्लानेट का जो है वो जो स्टेटस है, करंटली नेचुरल जो रिसोर्स है उसका स्टेटस क्या है, उसको जाने और उसको बचाने के लिए उसके सस्टेनेबली, उसके जो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी जो है, उनका जो एक्शन है, उससे जो इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए, प्लानेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब को देख के नेचर को कंजर्व करने की बात को ध्यान दे। इसलिए इस डे को मनाने के लिए रखा गया 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे रखा गया। और 2023 का जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। ये इसका थीम है। थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। थीम 2023 का वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे क्या है, तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट है। कब मनाया जाता है ये? 28 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। एक और जो डे 28 जुलाई को एक और डे के रूप में मनाया जाता है वो है वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। हेपाटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपाटाइटिस जो है डे, वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में जो वायरल हेपाटाइटिस है उसके बीच में अवेयरनेस हो, लोग जागरूक हो, हेपाटाइटिस के बारे में लोग जागरूक हो। लोग जितने भी जागरूक होंगे किसी चीज़ को लेकर, तो उसके से क्या होगा, उसको डील करना आसानी से सीख पाएंगे। तो उन लोगों को हेपेटाइटिस, जितने भी लोग हैं उनको हेपेटाइटिस से जागरूक करने के लिए 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल जो का थीम जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम है वह वन लाइफ वन लीवर। तो जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है हेपाटाइटिस, हेपा का मतलब होता है लीवर और टिटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है। तो हेपाटाइटिस क्या एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का जो लीवर है वो फूल जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स, एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन वैरी विद द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जिस तरह का इन्फेक्शन होता है उसके अनुसार इनका कॉम्प्लिकेशन वैरी करता है। तो हेपाटाइटिस एक मेडिकल कंडीशन जिसमें लीवर से जुड़ा हुआ बीमारी होता है। ठीक है। कुल मिलाकर 5 तरह के हेपाटाइटिस देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी और ई हेपाटाइटिस देखने को मिलते हैं। हर टाइप का जो हेपाटाइटिस है वो अलग अलग तरह के वायरस से फैलता है। हेपाटाइटिस वायरस जो है मोस्ट कॉमन वायरस है जिसमें लीवर डैमेज ज़्यादातर होता है। बी और सी जो है, जो दो तरह के हेपाटाइटिस जो है वो काफ़ी डेडली माने जाते हैं, और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल जो लीवर डैमेज का हेपाटाइटिस बी और सी जो वायरस है, टाइप्स है, वही काउज करता है। और हेपाटाइटिस बी और सी और डी यानी कि बी सी डी जो है, वो बीच वाले 3 जो हेपाटाइटिस वायरस है वो फैलता है किससे, जो कंटामिनेटेड ब्लड है या फिर बॉडी का फ्लूइड्स हो गया उसके थ्रू फैलते हैं हेपाटाइटिस बी सी डी। लेकिन हेपाटाइटिस ए और ई जो है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले, वो दोनों फैलते हैं जो अनसेफ फूड और ड्रिंक्स है उसकी वजह से फैलते हैं। हेपाटाइटिस का अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो क्या सिम्टम्स दिखने को मिलेगा, तो उनको सिम्टम्स मिलेगा देखने को, जो स्किन है और आइज़ है वो येलो हो जाएंगे, साथ साथ एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होगा,
पेट फूल भी सकता है, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, येलो यूरिन मिलेगा, पेल और डार्क स्टूल मिलेगा, ठीक है। उसका क्रॉनिक ज़्यादातर बहुत समय पर ही थक जाएंगे, आराम तुरंत तुरंत थक जाएंगे। फिर नौजिया देखने को मिलेगा और भूख की कमी भी देखने को मिलेगा। तो ये था हेपेटाइटिस डे के बारे में। चलिए हम लोग आज का एजेंडा देखते हैं। तो आज हम लोग ज़्यादा न्यूज़ नहीं ले पाए हैं, 2 ही न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला, राज्यसभा पासेस सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, जिसका उद्देश्य है कि जो फिल्म पायरेसी है उसको कर्व किया जाए। तो ये जो बिल लाया गया 2023 में, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, ये लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है, राज्यसभा में पास हो रहा है। तो राज्यसभा इसको क्यों लाया, उसके पीछे रीज़न है। इसको लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो देखेंगे इसको क्यों लाया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। सिर्फ पायरेसी को कम करने के लिए ना, और भी बहुत सारे प्रावधान इस बिल में है, देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग एक्सप्लेन सेक्शन से लिए, जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल 2023, ये अमेंडमेंट जो बिल है इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कि ये जन विश्वास अमेंडमेंट बिल क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों लाया गया है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वही राज्यसभा पासेस सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 एम्ड एट कर्विंग फिल्म पायरेसी। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं यूनियन मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है आपके, वो उनका पिक्चर दिख रहा है, अनुराग ठाकुर जो कि मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो उनके द्वारा ये बात यहाँ पर डिस्कस किया गया और जो सिनेमेटोग्राफ बिल है उनके बारे में डिस्कशन किया गया। तो देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले तो मैं बिल का जो समरी है उसी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 20 जुलाई 2023 का, यानी कि जो इस साल मानसून का जो सेशन स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट सेशन, उसका पहला दिन ही राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 20 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था और रिसेंटली जो 26 जुलाई है, 27 जुलाई को ये बिल जो है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल ये राज्यसभा में पास हो गया। ये बिल क्या करेगा, ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का जो एक्ट है उसको क्या करेगा, उसको ये अमेंड करेगा। इस जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है 1952 का जो एक्ट है उसमें क्या है, उसमें कंस्टिट्यूट करता है, उसमें बात करता है कि बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो होगा, बात करता है, उस एक्ट बात करता है कि एक बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होगा, जितने भी फिल्म का एग्जीबिशन है उसको सर्टिफाई करता है, वो एक्ट के में है वैसा। उसी में कुछ कुछ सर्टिफिकेशन को लेकर कुछ मॉडिफिकेशन और डिलीशन का बात किया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। देखिए पहला अमेंडमेंट में क्या बात किया गया, पहले भी जितने भी जो बोर्ड होते थे, यानी कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो बोर्ड क्या करती थी, बहुत सारे सर्टिफिकेट देती थी पहले। जैसे कि सबसे पहला यू सर्टिफिकेशन मिला, वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन किसी को भी वो फिल्म एग्जिबिट किया जा सकता है, कोई भी लोग देख सकते हैं। उसके बाद विदाउट रेस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट और गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, यानी यूए का सर्टिफिकेशन मिलता था उस लोगों के लिए, वैसे मूवीज़ वैसे फिल्म्स जो पेरेंट के गाइडेंस में बच्चे देख सकते हैं अगर 12 साल से छोटे हैं तब। उसका एडल्ट के लिए ए का सर्टिफिकेशन था, और जो कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल या क्लास ऑफ ग्रुप के लिए एस स्पेसिफिक एस सर्टिफिकेशन था। तो ये 4 प्रकार के सर्टिफिकेशन देखने को मिलते थे पुराने एक्ट के अनुसार। अब नया बिल में क्या किया गया है ना, जो यूएई जो कैटेगरी है, यूए कैटेगरी यानी कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट और गार्जियन फॉर चिल्ड्रन बिलो 12, उसके अंदर कुछ और भी सब कैटेगरी डाल दिया गया, एडिशनल सर्टिफिकेशन डाल दिया गया। उसके अंदर 3 कैटेगरी होंगे, यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+, ये 3 नया कैटेगरी डाल दिया गया है यूए के अंतर्गत। ये ज़्यादातर डाला गया, उसके पीछे रीजंस है कि बहुत सारे जो फिल्म्स होते हैं वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ही होते हैं, तो उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया। तो ये पहला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये जो एडल्ट और जो स्पेसिफिक जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसको अलग से और फर्दर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जितने भी टेलीविज़न है या फिर दूसरे मीडिया उनको अगर एग्जिबिट कराना है, ठीक है। तो अगर कोई भी वैसा टेलीविज़न या अदर मीडिया ग्रुप, ठीक है, उसको अगर एडल्ट सर्टिफिकेट वाला या फिर जो स्पेसिफिक कैटेगरी का जो फिल्म है उसको स्पेशल सेपरेट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टेलीविज़न के लिए। अगर टेलीविज़न में वो अगर एग्जिबिट करता है या फिर कोई दूसरे मीडिया पे अगर वो एग्जिबिट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग से उसको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो बोर्ड है वो उसको डायरेक्ट करेगी कि पर्टिकुलर जो उसमें पार्ट है उसको डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है अलग से सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो बाद में उसको प्रिस्क्राइब करेगी, और लेकिन जो बोर्ड जो है सेंट्रल बोर्ड
यानी कि जो बोर्ड है बनाया गया, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफाई करेगी, वो देखेगी कि उसमें क्या डिलीट करना है, क्या मॉडिफाई करना है। ये दूसरा अमेंडमेंट का बात है। अब तीसरा बात करें, क्या बहुत सारे जो एग्जीबिशन है उसको पनिशेबल बनाया गया। अन रिकॉर्डिंग, जो अनऑथराइज रिकॉर्डिंग है या फिर एग्जीबिशन है, पनिशेबल है कि पायरेसी को लेकर बात किया गया। क्या अगर कोई व्यक्ति अगर या तो प्रयास करता है या फिर कोशिश करता है अनऑथराइज, यानी बिना परमिशन लिए कोई भी पर्टिकुलर फिल्म या पर्टिकुलर जो मूवी जो है उसको अनऑथराइज बिना परमिशन लिए रिकॉर्डिंग करेगा या उसको एग्जिबिट करेगा, तो उसके लिए क्या परमिशन उनके लिए एक ऑफेंस माना गया है। और अनऑथराइज रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया क्या, वो इन्फ्रिंज कर रहा है, फिल्म का सर्टिफिकेशन को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसके लिए पनिशेबल दिया गया है। उसके लिए जो कॉपीराइट एक्ट है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट की बात की गई है। तो कितना पनिशमेंट है बोला गया है, 3 महीने से लेकर 3 साल तक का पनिशमेंट होगा, या फिर साथ में ठीक है, 3 महीने से 3 साल का पनिशमेंट होगा अगर कोई भी पायरेसी करेगा। ठीक है, पायरेसी मतलब कोई भी बिना लाइसेंस लिए या बिना परमिशन लिए किसी मूवी का रिकॉर्ड करके उसको और कहीं जगह दूसरा एग्जिबिट करेगा, तो उसके लिए वो ऑफेंस माना है, क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया, जो कि 3 महीना से लेकर 3 साल तक का जो कैद हो सकता है। साथ साथ 3 लाख रुपया का फाइन लग सकता है, या 3 लाख रुपया का फाइन से लेकर जो फिल्म का जो प्रोडक्शन हुआ उसके प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% जो है वो हो सकता है फाइन, यानी कि 3 लाख से काफ़ी अधिक हो सकता है फाइन। ठीक है, 3 लाख से शुरुआत होगा फाइन। तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना गया। लेकिन कुछ इसमें ऑफेंस में कुछ छूट भी दिया गया। एग्जाम्पशन क्या है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत कुछ जो ऑफेंस को छूट दिया गया, वो ऑफेंस का छूट यहाँ पर भी रहेगा। क्या कि 1957 का जो एक्ट है बोलता है कि अगर कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट है, कोई व्यक्ति ओनर के बिना परमिशन से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है बिना लाइसेंस लिए, तो चलेगा। ठीक है, या फिर उसको करंट अफेयर में कहीं रिपोर्ट करता है उस पर्टिकुलर क्लिप को, तो वहाँ पर वो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। साथ साथ अगर वो उस वर्क का रिव्यू करता है या क्रिटिक करता है, तो वो कॉपीराइट एक्ट का एग्जाम्पशन में आएगा। ठीक है, तो ये सब उस बिल में मेंशन था। साथ साथ क्या है ना कि जो सर्टिफिकेट पहले क्या होता था, उस एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट मिलता था पर्टिकुलर फिल्म या मूवी को, वो 10 साल तक के लिए वैलिड होता था। अब क्या है, उसका वैलिडेशन को बढ़ा दिया गया। वैलिडिटी जो है अब वो परपेचुअल नहीं कि हमेशा के लिए हो गया। अब उसको एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए हो गया। उसके बाद क्या है कि जो रिविजनल पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये पुराने एक्ट के अंतर्गत ये पावर था कि जो बोर्ड है उसको बोले कि एग्जामिन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको एग्जामिन करके बोर्ड को बोले कुछ फिल्म का पार्ट को रिव्यू करने के लिए, या फिर कुछ पार्ट को जल्दी सर्टिफाइड कर दो, उसको सर्टिफाइड कर दो, उसको प्रिंट कर दो, जल्दी निकाल दो, डिलीट कर दो। वो सब जो प्रोविज़न था सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिन करने का, ऑर्डर करने का फिल्म को लेकर, वो उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। अब जो है पूरी तरह से जो बोर्ड है उसके पास पूरी तरह से पावर रहेगा कोई भी फिल्म को सर्टिफाई करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए। तो कुल मिलाकर सिनेमेटोग्राफ जो अमेंडमेंट बिल था यही बिल था। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो डील करना था वो मैंने डील कर दिया। अब बात करते हैं जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल 2023। ये जो बिल है ये आपके जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल उनके द्वारा पार्लियामेंट में लाया गया। देखते हैं इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, ये कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बोला जा रहा है कि ये जो बिल लाया गया जन विश्वास यानी कि जनता में विश्वास लाने वाला बिल है, क्योंकि इस बिल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान है ना जो कि पेनाल्टी, जिसके द्वारा पेनाल्टी लोगों को पेनाल्टी देना पड़ेगा। पहले क्या था कि अगर बहुत सारे ऐसे ऑफेंस है ना जो क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे और उनके अंदर उनको कैद होता था। ठीक है, तो ये जो कैद वाला जो ऑफेंस है ये छोटे छोटे अपराध के लिए भी कैद होता था, और छोटे अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति बार बार जेल का हवा खाएगा या जेल जाना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, उनका जीवन परेशान होगा। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑफेंस है ना जो बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको भी छोटे छोटे अपराध के लिए क्या होना, जेल जाना पड़ता है। उससे क्या उनका बिजनेस खराब होता है। बिजनेस खराब होता है तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम में प्रभाव पड़ता है, ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस होता है वो बिगड़ता है ना, और लोगों को परेशानी होता है। उसी को कम करने के लिए, जनता में विश्वास लाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी कि जो मार्केट के फैक्टर्स हैं उनमें ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बिल लाया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो ऑफेंस है जो जिसके द्वारा क्या व्यक्ति को जेल जाना पड़ता था, वो जेल ना जाके जो इम्प्रिजनमेंट है उसको ख़त्म करके पेनाल्टी का प्रावधान लाया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बिल में क्या क्या चीज़ें मैंसन की गई है। तो ये जो बिल है जैसा कि बताया गया मानसून सीजन में इसको पार्लियामेंट में लाया गया था, 20 जुलाई को लाया गया था। ठीक है, ये जो बिल है जिसके अंतर्गत जो बहुत सारे जो
वैसे छोटे छोटे ऑफेंस है उसको डिक्रिमिनलाइज करा जाएगा, जो कि टोटल 42 एक्ट के अंतर्गत जो छोटे छोटे जो ऑफेंस है उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि बताया गया है, इसका उद्देश्य है मेनली कि जो जनता में जो बर्डन है, कंप्लायंस बर्डन, उसको कम करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्री में बढ़ाने के लिए। ईज ऑफ लिविंग है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जन विश्वास। अगर उनके रहने में जो सहायता मिलेगा या फिर जॉब करने में, बिजनेस करने में सहायता मिलेगा, तो जनता में विश्वास बनेगा ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जन विश्वास, नाम दिया गया इस बिल का, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो कुल मिलाकर 42 जो एक्ट है कानूनों में बदलाव किया जाएगा। इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा गया था। वो ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया ही गया था, और लास्ट ईयर 2022 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर में, जो कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके द्वारा किया गया था। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको रिव्यू करा और बहुत सारे जो रिकमेंडेशन दिया गया। तो कुल मिलाकर 7 रिकमेंडेशन है जो कि बजट सेशन में देखने को मिला था। उसके बाद जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ था इस पर डिस्कशन, और इसको क्लियर कर लिया गया है पिछले। तो हम लोग देखें कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जो पार्लियामेंट कमेटी के पास ये गया, तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया और क्या क्या बदलाव होगा। देखिए, तो ये बिल जैसा कि बताया गया कि कुल जो है 180 ऑफेंस को यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा 42 जो लॉज के अंतर्गत, जिसमें इन्वायरमेंट लॉ का हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में लॉ हो गया, फिर मीडिया में हो गया, या फिर इंडस्ट्री में हो गया, ट्रेड में हो गया, पब्लिकेशन हो गया। इस प्रकार के जो अदर डोमेन्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो ऑफेंसेस है, कुल मिलाकर 180 ऑफेंसेस को, जो कि टोटल 42 लॉ में ये सब डोमेन में थे, उनको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, ताकि वही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको सही किया जा सके। जिसके अंतर्गत कैसे क्या क्या किया गया है, तो बहुत सारे वैसे क्लाउज है जिसमें इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, कैद की बात करता है, जेल की बात करता है, उसको रिप्लेस किया जाएगा मॉनेटरी फाइन्स, यानी कि पैसा देकर, यानी कि फाइन देकर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कि इसमें पहला बात तो वो डिक्रिमिनलाइज किया गया ऑफेंस को। उसके बाद बहुत सारे ऑफेंस और पेनाल्टी है जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के अंतर्गत आते हैं उसको रिमूव किया गया। साथ साथ इसमें कुछ कुछ वैसे एक्ट है ना जिसमें क्या किया है, एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उसके अंतर्गत एक या एक से अधिक एडजुकेटिंग ऑफिसर्स को मतलब लगाया जाएगा जो पेनाल्टीज को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, ये इस प्रावधान में, इस अमेंडमेंट बिल में ये डाला जाएगा। ये जो इसको लेकर बहुत सारा इशू भी है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। साथ साथ क्या है ना कि जो पीरियोडिक जो फाइन और पेनल्टी लगेगा ना, जो वेरियस जो ऑफेंस है उसके लिए यहाँ बिल में जो स्पेसिफाई किया जा रहा है, उस एक्ट के अंतर्गत जो पेनल्टी लगाया जाएगा, जो कि पहले कैद होता था उसको रिमूव करके पेनल्टी लग गया, तो पेनल्टी जो है वो हर साल, हर 3 साल में क्या होगा, हर 3 साल में बढ़ेगा, पेनल्टी बढ़ेगा, फिक्स नहीं हो जाएगा। मान लीजिए बहुत सारा ऐसे पुराने समय में जब एक्ट आया था तो उसमें फ़ाइन 10 रुपया 15 रुपया फ़ाइन होता था पुराने एक्ट के अंतर्गत, उस अकॉर्डिंग ठीक था उसमें। लेकिन क्या समय के साथ बीत गया और आज 10-15 साल, 50 साल, 60 साल के बाद जो है वो 10 रुपया फ़ाइन कोई मायने नहीं रखता। आराम से व्यक्ति वो ऑफेंस करता है और फाइन 10 रुपया देता है। तो वैसा एक फ़ाइन जो है, पेनाल्टी एक डिटरेंट का बोध हो लेंगे, जनताओं में उस अपराध को लेकर भय बने, और जो जिसलिए पेनाल्टी लगाया गया उसका काम पूरा हो। इसीलिए क्या किया गया ना, 10% का इंक्रीमेंट, हर 3 साल में 10% का इंक्रीज उस पेनाल्टी में देखने को मिली है। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें देखने को है। अब देखो क्या 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 इसको लाया गया, इसके पीछे लाने का उद्देश्य क्या है कि बताया जा रहा है कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस होते हैं हमारे देश का, हमारे इंडियन इकोनॉमी का, हमारे इकोनॉमी का एक तरह से बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होते हैं, और वो हमारे देश का जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करने में काफ़ी योगदान होता है उनका। तो इन सब इंटरप्राइजेस जो होते थे वो लोगों को जॉब देते हैं, इनकम प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारा चीज़ जो है प्रोवाइड होता है। तो ये सब प्रोसेस में जो है जो जो एमएसएमईज़ है उनको बहुत सारा, जो लाल फीताशाही बोलते हैं, रेड टेपिज्म है, उसके अंतर्गत बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा लॉ का पेचीदा लॉ झेलना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लॉज है जिसको अगर वो नहीं फॉलो कर पाते हैं तो उनको इम्प्रिजनमेंट मिलता है, तो इम्प्रिजनमेंट मिले तो उनका जो बिजनेस है वो हैम्पर होता है ना। तो ये सब क्या कि छोटे छोटे ऑफेंस है, उसको उसके छोटे छोटे ऑफेंस को जो डिलीट करने की बात करी गई है, और वैसे ऑफेंस जो उसको रिप्लेस कर दिया गया फाइन से, ताकि वो ऑफेंस अगर हो तो उससे फाइन से रिकवर किया जा सके और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सही से चले। तो कुल मिलाकर करंटली जो वैसे 1536 ऐसे लॉ है ना कंट्री में, जो किसी भी व्यक्ति को जितने भी इंडस्ट्रीज़ वाले मतलब जो बिजनेस एमएसएमईज में बिजनेस में काम करते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत अराउंड 70,000 कंप्लायंस उन लोग को करना पड़ता है। तो ये सब एक बिग बर्डन है, यही सब को सुधारने के लिए ये सब जो लॉ लाया गया है। ठीक है, देखिए और भी चीज़ें बात करी गई है कि
अगर 2022 का एक रिपोर्ट है जिसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF उन्होंने जो इम्प्रिजनमेंट क्लाउज है उसके बारे में रिपोर्ट बताया है कि टोटल जो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में जो लॉज है बिजनेस लॉज उसके अंतर्गत 69,233 यूनिक लॉज है इंडिया में, ठीक है। और उस लॉ यानी कि देखिए 70,000 के आसपास कंप्लायंस करना पड़ता है, जितने बिजनेस एंटिटीज़ है उनको 70,000 के आसपास जो लॉज कंप्लायंस करना पड़ता है, जिसमें से 26,134 वैसे कंप्लायंस है ना जिसके अंतर्गत अगर वो क्लाउज के अंतर्गत कैद की बात करता है, ठीक है, कैद की बात करते हैं। तो इस सब को रिप्लेस करके पेनाल्टी लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि तो कितना बहुत सारे लॉज है इंडिया में बिजनेस को लेकर, सारे लॉज को तो फॉलो नहीं किया जा सकता है ना, अगर सारे लॉ को देखा जाए तो बिजनेस हैम्पर होगा। तो ये सब चीज़ को घटाने के लिए यहाँ पर बात किया गया। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रीज़न जो है आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या क्या है की प्रोविजंस, क्या क्या इसमें देखने को मिल, देखिए क्या क्या की प्रोविजंस है देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया 42 यानी 42 लॉज के अंतर्गत टोटल बदलाव किया गया। तो यहाँ पर 42 लॉज नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉज है जिसमें बदलाव किया गया उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टाइप के लॉज में बदलाव हुआ है, तो जैसे कि फाइनेंस के लॉज में, एग्रीकल्चर के लॉ में, कॉमर्स के लॉ में, इन्वायरमेंट के मिनिस्ट्री के लॉ में, रोड ट्रांसपोर्ट के लॉ में, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लॉज में, फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉज में, ये सब में बदलाव किया गया है इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा। देखिए क्या क्या ड्राफ्ट में क्या क्या सजेशन दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट सजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का जो एक्ट है उसमें क्या था ना कि पहले अगर कोई भी जानवर हो गया, कोई व्यक्ति अगर किसी जंगल में घुस गया, ठीक है, ट्रेस पास कर लिया, या फिर कोई व्यक्ति या कोई कैटल घुस गया, या फिर टिम्बर काट दिया, कि टिम्बर लकड़ी वगैरह काट लिया, या फिर जिसकी वजह से पेड़ गिर गया, पेड़ काट दिया कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट का, तो पनिशेबल ऑफेंस था विद जेल टर्म। 6 महीना तक का उनको जेल लगता था और 500 का या फिर 500 का फाइन, दोनों हो सकता था, ऐसा नियम था पहले, ठीक है। तो ये जो नया जो बिल आया जन विश्वास बिल, उसके अंतर्गत क्या क्या है, जो इम्प्रिजनमेंट का जो बिल क्लाउज है, जो कैद का जो प्रावधान है उसको हटा दिया गया, और कैद के जगह क्या बोला गया, सिर्फ और सिर्फ 500 का फाइन लगेगा, और साथ साथ जो कटा है यानी कि जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा। साथ साथ जो जेल टर्म का जो क्लाउज के उसको रिमूव करने के अलावा जो पेड़ को जलाने का जो रिजर्व फॉरेस्ट के नज़दीक में जो पेड़ जलाने का प्रावधान था उसको भी रिमूव किया गया। उसमें जो जेल टर्म का क्लाउज था ना कि अगर पेड़ रिजर्व फॉरेस्ट के बगल में अगर कोई पेड़ जला दिया तो उनको जेल हो सकता है, वो क्लाउज जेल वाला क्लाउज को भी हटा दिया गया है। लेकिन ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी था यहाँ पर डिस्कस करी थी कि ये जो क्लाउज ड्राफ्ट में मेंशन था कि 500 रुपये का ही सिर्फ फाइन लगेगा, तो कोई व्यक्ति आराम से अगर क्या कहता है ऑफेंस कर लेगा जो ज़्यादा ही पैसा का होगा, और 500 रुपये फाइन दे के वो नुकसान का भरपाई अपना करके फ़ायदा कमा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें जो समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि फाइन जो है वो 500 से लेकर 5,000 तक का रखना चाहिए, जो सेक्शन 226(1) ई में है और 33 ई में है, और एफ इस एक्ट के यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो ये सब सेक्शन के अंदर जो है उसके अंदर जो फाइन है वो 500 से लेकर 5,000 तक के बढ़ा देना चाहिए, यानी 500 से 5,000 कर देना चाहिए सब एक्ट के अंतर्गत जो फाइन है, ठीक है, यानी कि 500 ना रख के 5,000 रखने की बात करी गई है। इसका देखिए क्या है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इसके अंतर्गत भी कुछ कुछ बदलाव किया गया। इसके अंदर भी जो लैब्स था यानी कि इम्प्रिजनमेंट का जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, उनको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कंप्लायंस है, अगर कंप्लायंस को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, उनको जेल का हवा खाना पड़ेगा। तो क्या किया गया, वो जेल का जो कंप्लायंस था, जेल वाला जो चीज़ था उसको हटा के इम्प्रिजनमेंट वाला जो क्लाउज है उसको हटा क्या कर दिया गया, हेवी पेनाल्टी डाल दिया गया। पेनाल्टी जो है अब जो है 15 लाख तक का पेनाल्टी कर दिया गया। पहले क्या था, जेल टर्म जो होता था वो 6 साल तक का जेल टर्म, यानी कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट अगर वो एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लायंस नहीं कर पाएगा तो उनको 6 साल तक का जेल हो सकता है। तो अब क्या किया गया, उसको हटाकर पेनाल्टी की बात कर दिया गया, जो कि 15 लाख तक का पेनाल्टी लग सकता है। उसके अगले एक्ट है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें क्या था कि उस एक्ट में भी बदलाव किया गया। उसके अंदर जो सेक्शन 66A था उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बात था कि कोई भी अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजे या किसी व्यक्ति को या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा कोई भी कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू, तो वो पनिशेबल ऑफेंस था, तो उसको रिमूव कर दिया गया, सेक्शन 66A को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और जो कोई व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर प्राइवेसी को ब्रीच करेगा उसमें पेनाल्टी लगा दिया गया है 5 लाख का था। लेकिन प्रेजेंटली अगर कोई भी
ऐसा कोई ऑफेंस करेगा, यानी किसी व्यक्ति का प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करेगा तो 2 साल तक का जेल होता था। अब क्या किया गया है, 2 साल तक का जेल होता था, 1 लाख रुपया फाइन होता था या दोनों होता था। अब क्या कर दिया गया, उसको हटा के जो इम्प्रिजनमेंट है उसको हटा के सिर्फ 5 लाख का पेनाल्टी कर दिया गया। ये बदलाव किया गया IT एक्ट 2000 में, ठीक है। उसके अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस था पहले 3 साल तक का, ठीक है, और 5 लाख का फाइन था। तो अब क्या किया गया, बिल के अंतर्गत पेनाल्टी 25 लाख का कर दिया गया। कोई भी किसी का प्राइवेसी ब्रीच करता है तो 25 लाख का पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। अब देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी कुछ कुछ बदलाव किया गया। इस जो बिल है उसमें इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था कि उसके अंतर्गत कोई भी अगर इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करेगा, मतलब इन्वायरमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लायंस है उसको ब्रीच करेगा, जैसे कि जो जो पॉल्यूटेंट का डिस्चार्ज कर दे रहा है जहाँ तहाँ, जो कि सेक्शन 7 और 9 इस एक्ट में मैंशनड है, उसके अंतर्गत जो फाइन है वो लगेगा कितना, 1 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और जो प्रेजेंटली क्या था इस एक्ट के अंतर्गत 5 साल का जो जेल, हाँ 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट जेल था और फाइन था 1 लाख का फाइन था। तो अब क्या कर दिया गया कि इसमें पेनाल्टी जो 1 लाख से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है इस एक्ट में। उसका कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत जो फॉल्स अगर कोई स्टेटमेंट देता है, किसी व्यक्ति को डिसीव करता है या फिर किसी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करता है या कोई ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करता है तो वो लॉ जो पेनाल्टी वाला है उसको एमिट कर दिया गया। और जो प्रेजेंटली इसमें क्या था, प्रेजेंटली इस एक्ट के अंतर्गत ये वाला क्लाउज के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस था इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक हो सकता है, फाइन लगेगा या बोथ होगा, ठीक है। ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत जो बदलाव किया गया वो है। उसका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी कुछ कुछ बदलाव किया गया। सेक्शन 192A, इस एक्ट का 192A के अंदर कोई पर्सन अगर मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करेगा बिना वैलिड परमिट का तो उनको जेल जाना पड़ेगा, 6 महीने तक का जेल खाना पड़ सकता है, 6 महीने तक के लिए जेल जा सकते या फिर 10,000 का फाइन लग सकता था। अब क्या किया गया, ये जो अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है उसमें जेल टर्म को ओमिट कर दिया गया और सिर्फ फाइन लगेगा 10,000 का, ठीक है, 10,000 का फाइन लगेगा। तो यहाँ पर जनता को भी कुछ हद तक किसी कारणवश अगर वो परमिट नहीं ले पा रहे हैं तो उनको जेल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो ट्रांसपोर्ट ला जो बिजनेस है वो हैम्पर होता है, वो देश की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक होता है ना। तो इसीलिए इसको इस जो जेल टर्म है उसको हटाकर सिर्फ फाइन कर दिया गया। अब देखिए और ही बहुत सारे बदलाव है, हमको सभी को कुछ कुछ हद तक देख लेंगे। देखिए क्या, रेलवे एक्ट 1989 में भी कुछ कुछ बदलाव किया गया। पहले क्या था कि कोई पर्सन जो है कोई भी जो रेलवे जो स्टेशन है उसके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति भीख मांगता है या फिर कोई सामान बेचता है तो वो एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस था, ठीक है। पहले जो पनिशमेंट था 1 साल का जेल होता, 1 साल का जेल जाना पड़ता था या फिर फाइन देना पड़ता था, 2,000 तक का फाइन देना पड़ता था कोई भी इलीगल हॉकर या दोनों को, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, जो वो जो पनिशमेंट है बेगर का जो पनिशमेंट मिलेगा वो बेगर को यानी कि भिखारी का जो पनिशमेंट था वो वाला चीज़ हटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो इलीगल हॉकर हैं उनको जो है वो पनिशमेंट मिल सकता है और मैक्सिमम जो है 2,000 तक का फाइन लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम 2,000 तक का फाइन लगेगा, जेल टर्म होगा 1 साल तक का होगा। उसके बाद जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 उसमें बदलाव किया जा रहा है। उसमें क्या है, उसके अंतर्गत कोई भी अगर अनऑथराइज टैंपरिंग या कोई भी सर्टिफाइड फिल्म है उसको अगर अनऑथराइज रूप से एग्जिबिट कराया कि कहीं दिखाया गया फिर पायरेसी करेगा तो उसमें पनिशेबल था 3 साल का जेल था और 10 लाख का फाइन था या फिर दोनों था। अब क्या कर दिया क्या है ना, अब जो है पेनाल्टी जो है अप टू 10,000 पेनाल्टी उसको बदलाव कर दिया गया, ठीक है, उसमें बदलाव कर दिया गया, पनिशेबल होगा विद, देखिए यहाँ पर क्या इसमें थोड़ा सा मैं मतलब क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अंतर्गत पहले क्या था, पहले जो था कि अनऑथराइज जो टैंपरिंग होता था यानी कोई पायरेसी करे तो उसमें क्या था कि अब जो है पनिशेबल कर दिया गया, 3 साल तक का व्यक्ति को जेल हो सकता है और 10 लाख का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। अब नया प्रावधान के अनुसार यहाँ पर जेल टर्म है, ठीक है, 3 साल का जेल टर्म हो सकता है, 10 लाख का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति वैसे मतलब जो माइनर है उनको अगर एडल्ट मूवी अगर शो दिखाते हैं तो उनको 10,000 का फाइन लगेगा, 10,000 का फाइन लगेगा, ठीक है। उसका पेटेंट एक्ट 1970 में बदलाव किया, कोई भी ऐसा पर्सन जो रॉन्गली क्लेम करेगा किसी आर्टिकल को रॉन्गली क्लेम करेगा उनके द्वारा सेल करेगा, ठीक है, तो वो पेनाल्टी 10 लाख तक का उसको पेनाल्टी लग सकता है। यानी कोई पेटेंट वाला चीज़ को दूसरा व्यक्ति बेचेगा बिना अपना पेटेंट बता के अपना चीज़ बता के उसको 10 लाख का पेनाल्टी लगेगा। और उसके बाद
अगर कंटिन्यूस अगर क्लेम करेगा तो 1,000 रुपये का पर डे का इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो क्लेम कंटिन्यू करते रहेगा, यानी कि कंटिन्यू सामान को बेचता रहेगा और पेनाल्टी लगने के बाद भी दोबारा करेगा, तब उसको हर दिन का 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मतलब एक्स्ट्रा उनको पेनाल्टी लगेगा। उसके बाद जो ये ऑफेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंटली पनिशेबल कितना 1,00,000 रुपया का ऑफेंस है करंटली जो है, जो अगर पेटेंट एक्ट का कंप्लायंस नहीं रखेंगे तो 1,00,000 रुपये का पेनाल्टी होता था, अब क्या 10 लाख का पेनाल्टी कर दिया गया। और साथ साथ अगर पेनाल्टी 1,000 रुपया पर डे बढ़ेगा अगर कंटिन्यूली क्लेम करता रहेगा वैसा। तब उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 उसमें बदलाव किया गया। उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, उसमें जो प्रोविज़न जेल टर्म का था कि कोई भी व्यक्ति अगर अनऑथराइज मार्किंग किसी आर्टिकल में अनऑथराइज मार्किंग कर देगा या फिर ग्रेड लिख देगा, मार्क कर देगा और वो परमिशन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट था। तो जेल टर्म वाला चीज़ को हटाकर सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी का कर दिया, तो 5 लाख का पेनाल्टी लगेगा इस अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937 का कंप्लायंस नहीं करेगा था। उसका ट्रेडमार्क एक्ट 1919 में भी बदलाव किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेडमार्क को फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, रजिस्टर करेगा, तो वो पॉनिजेबल ऑफेंस था। इम्प्रिजनमेंट जो लगता था उसमें 3 साल का लगता था, फाइन लगता या दोनों होता था। लेकिन अब क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी लगेगा 25,000 का से लेकर 1,00,000 तक का पेनाल्टी लगेगा। तो ये सब एक्ट में बदलाव और भी है, 2 एक्ट में यहाँ पर दिखाया गया, लिखा गया, जो कि द हिंदू से लिया गया। कुल मिलाकर 42 ऐसे एक्ट जिसमें बदलाव किया गया, लेकिन सारे एक्ट का यहाँ पर मेंशन नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो 10-12 एक्ट थे उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। देखिए अगला जो है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसमें बदलाव किया गया। कोई भी अगर व्यक्ति अगर अनसेफ फूड को अगर बेचता है तो पहले का जो था, नया बिल में क्या है ना, नया बिल में 3 महीना का जो जेल जो है, 3 महीना का जो जेल है वो होता था और 3 लाख का फाइन होता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, जेल टर्म को ऑफेंस माफ करिएगा, फॉर अ सेल ऑफ अनसेफ फूड द बिल प्रपोजेज इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ विद अ फाइन ऑफ 3 लाख। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल जो नया बिल उसके अंतर्गत जो है 3 महीना का जेल लगेगा और 3 लाख का फाइन लगेगा। करंटली जेल टर्म कितना ऑफेंस का, 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फाइन जो है 1 लाख तक होता था। अब जो है फाइन जो है इम्प्रिजनमेंट 3 महीना कर दिया गया है। मतलब पुराने समय में क्या होता था, 6 महीना का जेल होता था और 1 लाख का फाइन लगता था। लेकिन अब क्या गया है कि इम्प्रिजनमेंट 3 महीना होगा और फाइन 3 लाख का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा तो उनको 3 महीना का जेल होगा और साथ में 2 लाख का फाइन लगेगा। अगर कोई भी अपने फूड के से रिलेटेड कोई भी अपना पैकेट में या फिर खाना में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देगा, क्या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसके लिए, ठीक है। और जो फाइन जो है वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, 10 लाख तक का लग सकता है, 2 लाख से शुरू होगा, 10 लाख तक जा सकता है। उसके बाद हायर डिनोमिनेशन बैंक नोट जो एक्ट 1978 है उसमें बदलाव किया गया। उसमें जो रिमूव कर दिया गया हाई वैल्यू बैंक नोट का जो लीगल टेंडर 1978 में हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया, जो कि जो ये लॉ है अब तरह से रिपील हो चुका है, आउटलेट हो चुका है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बोला था रिपील करने के लिए। तो ये था इंपॉर्टेंट जो एक्ट में जो बदलाव हो रहा है वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब देखिए क्या इसमें कुछ कंसर्न के बारे में बात करें, क्या क्या इसमें कंसर्न मेंशन कराया गया। तो कुछ लोग यहाँ पर इस एक्ट को लेकर कह रहे हैं कि ये बढ़िया एक्ट है जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट क्लाउज है उसको रिमूव करके मॉनेटरी फाइन्स या पेनल्टी कर दिया गया है, जो एक तरह से काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये एक्ट जो है तभी काम करेगा जब एक्ट पास होने के साथ साथ जो धरातल पे लोग जो है जो ऑफिसर्स है जो लोग हैं उसको फॉलो करेंगे। साथ साथ कुछ कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन की गई है कि अगर इन्वायरमेंटल जो ऑफेंसेस है उनको अगर हम लोग सिर्फ पेनल्टी के रूप में ही छोड़ दें और अगर डिटेरेंट के रूप में अगर पनिशमेंट ना दे तो हो सकता है कि वो आगे जाकर इन्वायरमेंट को ज़्यादा क्षति पहुंचाए। ये सब कुछ कुछ बात मेंशन करी गई है। और साथ साथ यहाँ पर एक बात और मेंशन करी गई है कि जो नया जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, एजुकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, फॉरेस्ट वाला जो इशू होगा उसको पेनल्टी को डिसाइड करने के लिए, और अगर वो उसके खिलाफ अगर अपील करना है तो एनजीटी के पास जाना पड़ेगा और एनजीटी जो एक्ट है एनजीटी फिर डिसाइड करेगी बात को। लेकिन यहाँ पर जो इशू मेंशन किया गया है कि जो एजुकेटिंग जो ऑफिसर जो लगाए जाएंगे वो बेसिकली कहा गया है कि वो ज़्यादा जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर उससे अबव होगा, सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट में। ये सब वाले रैंक वाले ऑफिसर डिसाइड करेंगे, एजुकेटिंग ऑफिसर के रूप में होंगे और डिसाइड करेंगे कितना पेनाल्टी लगाना है कुछ कुछ एक्ट के अंतर्गत। तो बोला गया कि ये जो ऑफिसर्स होंगे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे, यानी उस एक्ट को पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस पर एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो
ये हो सकता है कि सही से निर्णय ना ले पाए। तो ये सब यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के यही था नया जो बिल है, इसको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर इसी बिल के बारे में था। तो और भी ये करंटली न्यूज़ में आते रहेंगे, जैसे जैसे ये अलग अलग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। बिल जब एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट लग जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा, तब फिर इसको हम लोग पुनः किसी दिन जब ये एक्ट बनेगा तब उसको डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो वीडियो है उसके अंत के पास आ गए। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पूछा था कि वो कंट्री कौन सा है, तो ये कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल इस कंट्री का नाम है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हैं जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाकर जुडिशियल के पावर को कर्टेल कर दिया गया। और ये माना जा रहा है कि ये जो इजरायली सोसाइटी है वो उसमें डिवीज़न क्रिएट कर दिया है। बहुत सारे जो रिलीजियस लोग हैं, मतलब जो फार राइट कोलिशन गवर्नमेंट के लोग हैं, वो तो इसको सही बोल रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी को लेके चलते हैं, डेमोक्रेटिक बात करते हैं, वो उनके खिलाफ बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को कर्टेल कर दिया गया। और इसराइल जो है ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, मेडिटेरियन सी के बगल में है, डेड सी इसके बगल में है। और इसका कैपिटल जो है वो है जेरूसलम माना जाता है इसे कैपिटल। ठीक है, और तेल अवीव है, और कुछ लोग इसको जेरूसलम भी कैपिटल इसका बोलते हैं, लेकिन जेरूसलम जो है होली साइट है, मोस्ट सेक्रेड होली साइट है ये। ठीक है, क्रिश्चियन और जो मुस्लिम है उन दोनों के लिए ये होली साइट है। कुछ लोग इसको तेल अवीव से कैपिटल बोलते हैं, जेरूसलम भी बोला जाता है। ध्यान रखना, बेसिकली जेरूसलम ही लेके चलना है, जेरूसलम इसका कैपिटल है। ठीक है, तो इस कंट्री का थोड़ा सा नेबर्स भी देख लीजिए। इसराइल का साउथ में इजिप्ट है, जॉर्डन है, और उसका सीरिया है, लेबनान है, और इसी के कंट्री में इनगल्फ किया हुआ वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है। तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कंटिन्यूसली जो इसराइल है वो स्ट्राइक वगैरह करते रहता है। तो यहाँ पर टसल जो है चलता ही रहता है, सालों भर चलता रहता है। ठीक है, इसके नीचे गल्फ ऑफ अकाबा है। तो ये सब जो इसका मैप है इसको ध्यान रखना है, कौन सा क्या क्या नहीं है। और लेक ऑफ तिब्रियस, सी ऑफ गैलीली, ये सब है यहाँ पर। जॉर्डन रिवर है, ये सब ध्यान रखना है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।